हमारे लोक संचालनालय में बैठे हैं, सभी को पता है। अब अवगत कराने की जरूरत नहीं। हम लोग 15 साल से, 16 साल से, 14 साल से और 15 साल से लगभग इतने अतिथि शिक्षक इस उम्र में इतने लोग पढ़ा चुके हैं। तो लगभग हम लोगों की एज भी रखा है। हम तो इतने परेशान, हमारे ऊपर ऐसी तानाशाही सरकार है कि उनने आज तक हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अतिथि शिक्षकों का नाम लेने पर सबने कहा कि भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, आपने उनको ज्ञापन दिया। हमने कहा ज्ञापन तो कई बार दिया है। बोले चिंता की बात नहीं, अभी तो मामा जिंदा है। तो मैंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या करने वाले हैं? तो फिर ऐसे में हम ऐसी स्थिति में ज्ञापन तो नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान की कसम खाते हैं। ऐसी स्थिति में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे संबंध में कुछ नहीं सोचा, तो इसके संबंध में अब आप तो जानते हैं, हम भी नहीं कुछ सोचेंगे। अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी खबर। अतिथि शिक्षकों का नहीं मिला 4 माह से मानदेय। आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा मानदेय? 70,000 अतिथि शिक्षकों के परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? आज हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर रजनीश तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष व जिला संरक्षक अतिथि शिक्षक संघ, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से। आवाज को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे इस बारे में जानकारी ली गई है। मैं अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला संरक्षक रजनीश कुमार तिवारी। मैं अपनी बाही तौर पे जो आपने बात मुझसे रखी है अतिथियों के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि जी बताइए, लगातार बेचारे साल भर कार्य करते हैं। अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया है, उनका मानदेय समय से उपलब्ध नहीं हो पाया। इसमें जिम्मेदार बाबू हैं, हमारे प्राचार्य हैं और हमारे बीओ हैं, हमारे डीओ साहब हैं। मैंने कई बार इस संबंध में चर्चा की कि श्रीमान जी, हम लोगों ने 30 अप्रैल को अतिथि शिक्षक लगभग मुक्त हो जाते हैं। तो उनके बारे में बात की कि इनका मानदेय क्यों समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आर्थिक कंडीशन से सभी लोग जूझ रहे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। इतने न्यूनतम वेतन में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों की परीक्षा की घड़ी ली जा रही है। अब ये बताइए कि जून का महीना प्रारंभ हो गया है और फिर से दोबारा अवसर आ गया है। आज दिनांक तक उनकी कई ऐसे हमारे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी जनवरी माह से अप्रैल माह तक का मानदेय आज दिनांक तक नहीं उपलब्ध हुआ है। और ना ही कुछ लोगों की ऐसी है समस्या है कि फरवरी तक का उनका भुगतान हो चुका है, लेकिन फरवरी और मार्च और अप्रैल का जो शेष रह गया है उनका आज दिनांक तक। इतनी बड़ी कंडीशन चल रही है। बेचारे परिवार वाले आदमी, फैमिली मेंबर्स में कितना खर्च होता है आप जी बताइए। नियमित शिक्षक से पूछिएगा, नियमित शिक्षक की भली भांति कंधे से कंधा मिला करके प्राथमिक खंड से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में अतिथि शिक्षक पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य निभाते हैं। तो ये दायित्व हमारे संकुल प्राचार्य और हमारे बीओ ऑफिस से लेकर के जाके डीओ तक का अमला सभी को ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार आप अपनी वेतन निकालने में सक्षम हैं, तो इनके भी बिल जिस भी हेड से निकलता हो, इनका बिल निकाल करके उनके जन भी हेड से पैसे भुगतान किया जाए, उससे तत्काल इनका भुगतान कराया जाए, ताकि इनकी आर्थिक परिस्थिति जिससे जूझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में अपने एक सामाजिक आदमी है, तो सामाजिक शिक्षक के सबसे बड़ी बात समाज सुधारक भी है। तो समाज सुधारक का मतलब ये है कि देखो समाज में किसी की लड़की की शादी हो रही, किसी के लड़के की शादी हो रही, अपनी रिश्तेदारियों में हो रही, तो देखो एक नाम तो है कि हम एक शिक्षक हैं, तो बेचारे वो अच्छी पोजीशन से खड़ा होता है, लेकिन उसकी जेब में जब 1 रुपये नहीं होता है तो उसके दिमाग में कितनी बड़ी टेंशन होती है। आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा है बेचारा अतिथि शिक्षक। उनके लिए किसी शासन प्रशासन बिल्कुल कान में जो भी उनके कान में नहीं हो रहा है कि उनकी स्थिति कैसे सुधरे, उनके साथ में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप नियमित शिक्षक की वेतन कैसे निकाल देते हैं। और अतिथि शिक्षकों के लिए मैंने कई बार बात की है, तो डीओ ऑफिस में मैंने फोन लगाया, मैंने बीओ ऑफिस में फोन लगाया, मैंने बीओ ऑफिस के बाबुओं को लगाया, मैंने अपने हायर सेकेंडरी में संपर्क किया, तो बोले भैया आपका मानदेय ऊपर से अभी उस हेड से नहीं आया है। तो मैंने कहा भैया जोन से हेड से आ जाए उसी हेड से दे दो।
भाई उनको कितनी परेशानी से उनके परिवार चलाने में उनको मुश्किलें पड़ रही हैं, ये किसी ने नहीं देखा है। आपने यदि वो एक दिन अनुपस्थित हो गया, तत्काल उसकी एब्सेंट लगा देते हैं, ना उसे सीएल मिलती, ना ईएल मिलती, ना एएल मिलती, कुछ नहीं मिलती है। जब हमें सब कुछ नहीं मिलता है तो हमको हमारी इतनी छोटी मानदेय में हमको इतना विलम्ब करने के हमारा मानदेय मिले, तो यार जी बताइए कि हमारी भी तो एक रेपुटेशन है, हमारी भी तो ससुरालय है, हमारे भी तो साले हैं, हमारे भी तो मामा फुआ है, सबके रिश्तेदारी में जाना है हमको, हमारे भी तो रिलेटिव हैं। तो ये सोचना चाहिए हमारे माननीय डीओ साहब महोदय को कि ऐसी स्थिति को देखकर हमारे जैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे लोक संचालनालय में बैठे हैं, सभी को पता है, अब अवगत कराने की जरूरत नहीं। हम लोग 15 साल से 16 साल से 14 साल से और 15 साल से लगभग इतने अतिथि शिक्षक इस उम्र में इतने लोग पढ़ा चुके हैं, तो लगभग हम लोगों की एज भी खत्म हो रही है और आशाएं भी खत्म हो रही हैं। हम किसकी दम पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करें? ऐसे में मनोहताश होकर के इतने कम मानदेय पे अभी हम अपने अड़े हैं और डगमगा नहीं रहे। हम जब स्कूल जाते हैं तो ये विचार में कभी नहीं रखते कि हमको इतना कम पैसा मिलता है तो हम बच्चों को इतना कम पढ़ाएं। और हमारे जो गवर्नमेंट के टीचर हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन उनको दोष नहीं है, ना उनको नियमित करना है, और हमारा जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन हमको तुरंत हटा दिया जाएगा। लेकिन हमको कम से कम हमारा इतना सपोर्ट तो करें कि कम से कम हम आर्थिक परिस्थिति हम उतने उसी के हिसाब से मैनेज करते हैं। हमें 7,000 मिलते हैं तो हम 7,000 के हिसाब से मैनेज करते हैं, किसी को 9,000 मिलते हैं 9,000 के हिसाब से मैनेज करते हैं, किसी को 5,000 मिले तो 5,000 के हिसाब से मैनेज करते हैं। लेकिन किसी को 70,000 मिले और किसी को 80,000 मिले, किसी को 88,000 मिले, किसी को 90,000 मिले, किसी को 1,20,000 मिले, वो अपने हिसाब से मैनेज करता है। लेकिन पता नहीं सरकार की कैसी योजना है और कैसे क्या सोच करके हम लोगों के लिए रखा है। हम तो इतने परेशान, हमारे ऊपर ऐसी तानाशाही सरकार है कि उनने आज तक हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अतिथि शिक्षकों का नाम लेने पर सबने कहा कि भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, आपने उनको ज्ञापन दिया। हमने कहा ज्ञापन तो कई बार दिया है। बोले चिंता की बात नहीं, अभी तो मामा जिंदा है। तो मैंने कहा जिंदा और प्रिंस क्या होगा, हम लोग तो चले जाएंगे। हमने कई बार बीडी शर्मा जी से बात रखी, बीडी शर्मा जी और इस साइड को यदि ज्ञापन दिया तो उस साइड को देखते हैं, पता नहीं। बोले भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो मेरे समझ में नहीं आता है। इस पद पे सब दिन किसी को नहीं बना रहना है, ना कोई के लिए। एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये कुर्सी किसी की नहीं है, आज किसी और की, आज मेरी है कल किसी और की हो जाएगी। तो हमेशा पद में रह करके संतुलन बना करके रहना चाहिए। ये तो निश्चित है कि हम आप एक एक अपनी वोट दे करके अपना एक मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी करुणा और प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, और माननीय बीडी भाई साहब से भी। आप लोगों ने इतने कम मानदेय में काम किया, लगातार 15 वर्षों से संघर्षरत हैं, आप लोगों को नियमित भी नहीं किया गया, अपितु आप लोगों की वेतन भी नहीं समय से दी गई। इस संबंध में आप लोगों ने अभी तक क्या किया, कौन सी लड़ाई लड़ी जिले के स्तर पे? हमने अपने जिले स्तर पे हमने कई बार अपने माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, कई बार इनको ज्ञापन दिया। तो हमारे माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने बोला है, बड़ी सहजता से बोलते हैं, बोले आप लोग एक काम करिएगा, एक जिले के आवेदन देने से आप लोग नियमित नहीं हो पाएंगे। आप तो एक काम करें, अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखें और हम उसमें जो भी हम पे यथाउचित जो भी उनका माने वो बनेगा, आपके सहयोग देते, हम जरूर कहेंगे, ओके रिपोर्ट देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में सोचते नहीं। कभी सबकी पंचायत बुलाई, आपने बड़ी बड़ी पंचायत सुनी होगी, आपने महापंचायत बुलाई, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, आप कहते हैं कि कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नर ही नारायण है, कैसी नर की सेवा है। हम लोगों के साथ में तो कंगाली कर दी आपने। आप लोगों के साथ यही स्थिति है, आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या करने वाले हैं? तो फिर ऐसे में हम ऐसी स्थिति में जादू तो नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान की कसम खाते हैं, ऐसी स्थिति में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे संबंध में कुछ नहीं सोचा, तो इसके संबंध में अब आप तो जानते हैं, हम भी नहीं कुछ सोचेंगे। हमें जहां हमारा मौका रहेगा वहां हम बिल्कुल निश्चित रूप से जितनी प्रकार 15 साल में हमारी उनकी सरकार में हमने इतनी गरीबी झेल करके, इतनी आर्थिक कंडीशन से झेल करके अपना जो भी जितना बना है, इनके लिए सब कुछ अनुदान किया, इनके लिए वोटिंग की, इनके लिए जहां सपोर्ट किया और आज भी करते आए। लेकिन यदि उनका विचार उनका चिंतन हमारे प्रति नहीं, तो हमारा चिंतन
हमारे अतिथि शिक्षकों का चिंतन उनके प्रति नहीं रहेगा। क्या संदेश, आखिरी संदेश अतिथि शिक्षकों के लिए? अतिथि शिक्षकों के लिए यही संदेश है कि मान लो करके हम अपनी तरफ से तो यही कहते कि एक अतिथि शिक्षक मैं सबसे संपर्क है मेरा, तो मैं कभी नहीं उनको उनके परिवारों से प्रार्थना कर लूंगा कि इन बच्चों को यदि जिंदा रखना है तो इस सरकार को हटाओ और अतिथि शिक्षक नियमित कराओ। ये थे रजनीश तिवारी। जन की आवाज न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी गुड।